अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल डिजीज़ में आजकल जो इम्पोर्टेंट और एक्सप्लोजिंग प्रॉब्लम है वो एयर पोल्यूशन का है। तो आज एयर पोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे कि इनसाइड द होम यानी इंडोर जो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होते हैं वो किस तरह क्रिएट होते हैं और उसका हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होंगे, और जो आउटसाइड द होम यानी आउटडोर पोल्यूशन है उसका वो क्या है और उसका हेल्थ पर इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन किसे कहेंगे। हमारे पास जो एयर होता है इसका एक नॉर्मल कंपोजिशन होता है। आप लोगों को पता होगा कि इसमें लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन पाए जाते हैं 78%, 21% इसमें ऑक्सीजन है। इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में दूसरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। जब इसी कंपोजिशन जो है, जो ओरिजिनल उसका कंपोजिशन है नॉर्मल, वो जब चेंज हो जाते हैं, चेंज किस तरह होगा? ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकल्स आर मैटर्स आर एक्स्ट्रा गैसेस। वो गैसेस वो मैटर्स या तो विजिबल होगा या इनविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल नई गैसेस आई है इन अ फॉर्म ऑफ एसिड वेपर्स आई है तो दैट विल बी इनविजिबल। या अगर इसमें कोई पार्टिकुलेट्स जो है मौजूद है या कोई फायर्स उसमें मौजूद है या फोग एंड स्मोक इसमें मौजूद है तो दैट विल बी द विजिबल। ठीक है, लेकिन हर वो चीज़ जो कि एयर का नॉर्मल और ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं है, इसके अलावा कोई चीज़ एयर में आ जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। उसी एयर को फिर हम पोल्यूटेंट एयर कहेंगे। अब ये जो पोल्यूशन काज होती है ये दो तरीक़ों से होती है, या तो ये नेचुरली होता है या इट इज़ मैन मेड। हमारे वजह से ये एयर पोल्यूशन जो है प्रोड्यूस होता है। तो नेचुरल में हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉरेस्ट फायर के। जंगल में अगर आग लग जाती है तो उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, एयर पोल्यूशन काज करते हैं। सो दिस इज़ नॉट मैन मेड। अक्सर जो है आसमानी बिजली गिरने की वजह से फॉरेस्ट फायर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा स्प्रिंग के सीज़न में अक्सर जो पॉलन है वो प्लांट से निकलकर हवा में शामिल हो जाते हैं। या डस्ट स्टॉर्म हो गया, कोई इलाका है जिसमें रेत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली जो डिज़र्ट एरियाज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें रेत ज़्यादा होते हैं। जब उस पर हवा आती है, तूफ़ान आती है, तो इसी वजह से वो डस्ट हवा में जो है फिर मूवमेंट करते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं। मैन मेड में क्या है? कोल एंड वुड फ्यूल्स। जो लोग कोयला यूज़ करते हैं उसकी फ्यूम हो गई, या अगर हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो इसकी जो फ्यूम्स हैं वो हवा को गंदा करते हैं। इसके अलावा कार से निकलने वाली फ्यूल या होम्स में जैसे मैंने एग्जांपल दी कोयला और लकड़ियों की जो घरों में यूज़ होते हैं, या फैक्ट्रीज़, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ जिसमें या तो आयल्स यूज़ होते हैं या कोयला उसमें वो यूज़ होते हैं, तो उससे फ्यूम निकलते हैं। तो दैट विल पोल्यूट द एयर एंड ऑल दीज आर द मैन मेड, क्योंकि ये हमारी वजह से होते हैं। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या तो इंडोर एयर पोल्यूशन होगी या आउटडोर होगी। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन जब होते हैं तो उसका जो पार्टिकुलेट्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं आउटडोर, सो दैट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। एक एक को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास मौजूद होती है इन अ फॉर्म ऑफ गैस। ये जो गैस है दैट इज़ कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं है, न उसका कोई स्मेल है, ठीक है, और हमारी एयरवे को ये इरिटेट भी नहीं करते और टेस्टलेस भी है, ठीक है।
जब हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लाइक वुड हो गई या डंग्स हो गई, जब वो बर्न हो जाते हैं, जब वो बर्न हो जाते हैं तो इससे जो फ्यूम्स निकलते हैं उसमें हमारे पास कार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इसमें कार्बन मौजूद होते हैं और ये कार्बन ड्यूरिंग द कंबशन, ड्यूरिंग द बर्निंग वो कार्बन ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसकी फ्यूम में फिर प्रेजेंट होंगे, या इसको हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मटेरियल्स। अगर हम एक बंद जगह ले लें जो कि क्लोज हो, छोटी जगह हो लेकिन वो क्लोज हो, जो इसमें अगर गाड़ी खड़ी है या कोई इस तरह के वर्कशॉप है जिसमें रिपेयरिंग ऑफ द कार्स वगैरह जो होते हैं, लेकिन वो एरिया बंद है और छोटा है, ठीक है, तो इससे जो फ्यूम्स निकलते हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैन काज कोमा विद इन 5 मिनट्स। अब कोमा ये किस तरह प्रोड्यूस करता है, तो ये दिया गया है कि इट इज़ द सिस्टेमिक एस्पेक्सियंट। एस्पेक्सिया कहते हैं ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, इसको एस्पेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह एस्पेक्सिया काज करते हैं, बिकॉज एट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है फॉर द हीमोग्लोबिन दैट इज़ 200 टाइम ग्रेटर देन द ऑक्सीजन कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अवेलेबल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी अवेलेबल है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेंगे, ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है दैट इज़ मच मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है फिर ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को टूवर्ड्स सेल लेके जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर वो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होंगी थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट विल लीड्स टू द कोमा विद इन 5 मिनट, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हैं, तो इसमें ऑटोमोबाइल इंजन्स हैं, जो गाड़ियाँ यूज़ होते हैं, इससे निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं लाइक आयल्स, पेट्रोलियम आयल्स या वो कॉयल जो है वो यूज़ करते हैं, तो इससे जो फ्यूम्स निकलते हैं उसमें भी होते हैं। होम ऑयल बर्नर, घरों में अगर हम यूज़ करते हैं, सिगरेट स्मोक, या वो लोग जो कि माइंस में काम करते हैं और वो फ्यूम्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, पर्टिकुलरली जो टनल्स होते हैं या कोल माइंस हो गई, उसमें जब वो काम करते हैं, जो मशीनरी वो यूज़ करते हैं, तो इससे भी फ्यूम्स निकलते हैं और उसी फ्यूम्स में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है दैट इज़ 200 टाइम ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो बॉडी में एस्पेक्सिया काज होता है, ठीक है, या हाइपोक्सिया, सिस्टेमिक हाइपोक्सिया काज करते हैं। तो सिस्टेमिक हाइपोक्सिया कब काज होगा, जब हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड विद 20 to 30% ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे जो हमारा सिस्टेमिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है या हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएंगे, तकरीबन वो 70 to 80% तक आ जाएंगे। नॉर्मली जो हमारे पास SpO2 है दैट विल मस्ट बी 92 to 96% ऑक्सीजन की, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ 20 to 30% कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के लिए जो स्पेयर है वो रह जाती है 70 to 80%। तो 70 to 80% जो है इट लीड्स टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड द टिश्यू, ठीक है, विच इज़ वी कॉल्ड सिस्टेमिक हाइपोक्सिया। तो सिस्टेमिक हाइपोक्सिया जो है वो प्रोड्यूस होगा और सिस्टेमिक हाइपोक्सिया का जो साइन एंड सिम्टम अपीयर होंगे वो हो गए इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। लेकिन अगर ये
कार्बन मोनोऑक्साइड सेचुरेशन बढ़ता गया 60 to 70% तक लेके गया जाए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सेचुरेशन बहुत कम रह जाती है, तकरीबन 30 to 40% रह जाती है। सो इट विल लीड टू फर्दर हाइपोक्सिया विच विल अपीयर इन अ फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉलोड बाय डेथ। ठीक है, अब जो सिस्टेमिक हाइपोक्सिया होगा इसके साइन सिम्टम क्या होंगे? दीज आर द साइन एंड सिम्टम। ब्रेथनेस, शॉर्टनेस, इस तरह मैंने बता दिया कि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिजीनेस होगी, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, नोजिया भी होगा, लाइटेडनेस भी होगी, हेडेक, वोमिटिंग, चेस्ट पेन एंड पास आउट। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम उसमें अपीयर होंगी जब सिस्टेमिक हाइपोक्सिया हो, यानी 20 to 30% कार्बन मोनोऑक्साइड सेचुरेशन है। लेकिन वो अगर बढ़ता जाता है 60 to 70 तक ले जाते हैं तो इट विल बिकम अनकॉन्शियसनेस एंड फॉलोड बाय डेथ, कोमा। दूसरा जो कॉज हमने पढ़ा था पोल्यूटेंट, जो वो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकल्स। तो जो कंपनियां या इंडस्ट्रीज़ ऑयल या कोल को यूज़ करते हैं तो उसकी बर्निंग की वजह से क्या निकलेंगी? फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है, और वो फ्यूम्स जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है मौजूद होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ उसमें पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड डेथ, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा वो पार्टिकल ख़तरनाक है। अगर पार्टिकल की साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम है, सॉरी ये यहाँ पर ग्रेटर है, अगर वो ग्रेटर देन है 10 माइक्रोमीटर है सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। किस तरह हार्मफुल है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर हम एंटर करते हैं और इसी एटमॉस्फेरिक एयर में हमारे पास लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो पार्टिकल्स एयर स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं इनटू द एल्वेलाई। ठीक है, तो एल्वेलाई में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो इनेट इम्यूनिटी है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल। तो वो दोनों क्या करते हैं? उसी स्मॉल साइज़ जो पार्टिकल्स है उसको वो एंट्रैप करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ उसका साइज़ लार्ज है, ग्रेटर देन 10 है, तो फिर वहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट नहीं होगा, यानी उसके पेगोसाइटोसिस नहीं होगी। सो दैट विल लीड टू अ रेस्पिरेटरी डिजीज़। अच्छा, तो जब इनसाइड द लंग्स जो रिएक्शंस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, लार्ज साइज पार्टिकल एंड इम्यून सिस्टम, सो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होंगे? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। ठीक हो गया, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स उसमें रिलीज होंगी, दैट विल लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी लंग्स डिजीज़। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि स्मॉल साइज पार्टिकल को वो एंट्रैप करेंगे और एंट्रैपिंग जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन जो लार्ज साइज़ होते हैं, लार्ज साइज़ में दो बातें हैं। एक ये कि एक तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में पास आउट नहीं होते, बाय द प्रोसेस ऑफ कफिंग वो हम बाहर निकालते हैं थ्रू द नोज़। लेकिन अगर फिर भी चले जाए इनटू द लंग्स तो वहाँ पर वो डिजीज़ डायरेक्टली डिजीज़ काज करेंगे, क्योंकि उसके पेगोसाइटोसिस नहीं होते। अच्छा, जो जस्ट 10 पार्टिकल जो अंदर चले जाते हैं, एक तो वो लंग्स में डिजीज़ काज करेंगी, दूसरा कुछ इस तरह की होंगी कि जो म्यूकोसिक्युलरी एस्केलेटर्स जो होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर जो सीलिया मौजूद होते हैं उसमें कुछ एंट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एयरवे नैरो होंगे, क्योंकि आपके साथ एयरवे में सीलिया है, ठीक है, जो कि मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पर इसमें 10 पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट हो गए, उसमें एकमुलेट हो गए, तो ल्यूमेन ऑफ द एयरवे जो है वो नैरो हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें वीजिंग होगा।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, ठीक है। पर्टिकुलरली उन लोगों में साइन सिम्टम ज़्यादा होगी जो कि ऑलरेडी एस्थमेटिक है। अब दूसरी जो बात है म्यूकोसिक्युलरी एस्केलेशन, तो उसमें जब एंट्रैप हो जाते हैं तो एक वीजिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और इसके साथ साथ जो क्लियरेंस ऑफ द पार्टिकल्स है, जो क्लियरेंस मैकेनिज्म ऑफ स्पूटम है वो भी डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये सीलिया तो है जो स्पूटम है या म्यूकस है उसको बाहर की तरफ पुशअप करते हैं। आप वो मोमेंट नहीं करेंगे तो मोमेंट ना करने की वजह से वो एंट्रैप होंगी म्यूकस एंड द चांसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विल बी इंक्रीज। तीसरा जो पोल्यूटेंट पार्टिकल है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन है, ठीक है। और ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 प्लस ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो इससे क्या बनेंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, प्लस वाटर, ये दोनों बनेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दैट इज़ द डेंजरस, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पर मौजूद होते हैं, इन द एग्जॉस्ट, कार एग्जॉस्ट एंड पावर प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ होते हैं, और वो नाइट्रस ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में आते हैं ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो इट प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करते हैं, एयरवे रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज़ करते हैं, यानी स्पूटम प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वीजिंग होगी और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। पार्टिकुलेट मैटर्स, दिस इज द फोर्थ वन। पार्टिकल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ साइज़ और स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मौजूद होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में, डस्ट में और स्मोक एंड फॉग में वो मौजूद होते हैं। तो जैसे हम इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शन की चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा हार्ट जो है इसकी एक्टिविटी को भी एग्रीवेट करते हैं, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन, ओजोन क्या है, दिस इज़ अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन O3, ठीक है। अब इस ओजोन की दो लेयर्स होते हैं, एक नियर टू द एटमॉस्फेयर होते हैं, नियर टू द स्पेस होते हैं, और दूसरा नियर टू द ग्राउंड होते हैं। तो जो ऊपर वाला लेयर है दैट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर, अपर लेवल का जो है, ठीक है, क्योंकि वो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सन है तो इससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं और ये ज़मीन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर ये ओजोन लेयर जो है उसी अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक नहीं पहुँचने देते, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज की रेडिएशन ज़मीन तक आते हैं, वहाँ पर इंसानों पर लगते हैं, तो मुख्तलिफ स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो है वो काज होते हैं। तो ओजोन अपर लेवल पर उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब ओजोन बढ़ते हैं तो दैट इज़ हार्मफुल। और ये किस तरह बनते हैं, जब कार पावर्स प्लांट या केमिकल प्लांट की जो एग्जॉस्ट होते हैं उससे जो धुआं निकलते हैं, सो ये प्रोड्यूस करते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। और ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मिक्स हो जाते हैं। जो मैंने यहाँ पर बता दिया कि प्लांट्स में, केमिकल प्लांट या कार के एग्जॉस्ट या पावर प्लांट से जो धुआं निकलती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्स्ट होते हैं उसका वॉलेटाइल पार्ट रह जाते हैं और साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके लिए सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फिर बनाएंगे ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड किस तरह आते हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया।
अब ग्राउंड लेवल ओजोन मोस्टली समर की महीनों में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और इससे रिस्पायरेटरी सिस्टम इरिटेट होता है। तो इरिटेशन एंड द रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या काज करते हैं, अस्थमा अटैक की चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन करते हैं लंग्स की, और जो लंग्स का लाइनिंग होता है, आउटर एपिथेलियल लेयर जो होता है, उसको भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो लंग की जब फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं, यानी वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज फिर सही तरह से नहीं होगा। जब वहाँ पर सही तरह से गैसियस एक्सचेंज नहीं होता तो एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑफ द पर्सन जो है वो डिक्रीज़ हो, क्योंकि एक्सरसाइज में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो गैसियस एक्सचेंज ना होने की वजह से ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी, तो एक्सरसाइज नहीं होता। इसके अलावा ओजोन जो है प्लांट्स और क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोक, अब स्मोक क्या चीज़ है? स्मोक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट। जो पहले हमने 5 पोल्यूटेंट डिस्कस की, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, इसके अलावा जो 2 और हमने इंडोर पोल्यूशन में डिस्कस की, जो पहले 5 हमने डिस्कस की, तो इन 5 की कम्बिनेशन से पार्टिकुलेट मैटर हो गई। इन 5 की कम्बिनेशन से क्या बनते हैं? स्मोक बनते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ गैसेस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, साथ ही वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और डस्ट पार्टिकल्स। जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं, जो ऑलरेडी 5 हमने डिस्कस की, या ये इन द फॉर्म ऑफ दीज 3 होते हैं, तो ये जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंपल वर्ड में स्मोक एंड फोक कहते हैं। और ये कब होगा? जब ये गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट, क्योंकि वो गर्मी में होते हैं, गर्मियों में सनलाइट भी ज़्यादा होते हैं, हीट भी ज़्यादा होते हैं, तो इसकी प्रेजेंस में ये चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस स्मोक विच वी कॉल फोटोकेमिकल स्मोक। और इसका जो इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट है दैट इज़ द ग्राउंड लेवल ओजोन। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, जो अक्सर गर्मियों में होते हैं, शहरों में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हेवी ट्रैफिक में ज़्यादा होते हैं, हाई टेम्परेचर और काम विंड में, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा? लिमिट विजिबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कि उनके फोग बनता है वो अल्ट्रावायलेट रेस को टुवर्ड द क्या है ग्राउंड लेवल, वो उसको प्रिवेंट करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो गांव के लोग होते हैं, दूर दराज इलाकों के, वो लोग अक्सर सुर्ख होते हैं बनिस्बत यहाँ की जो सिटी की लोग हैं, वो अक्सर पेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 काजेज़ है। एक उसमें ये है कि वो हाई एटीट्यूड पे होते हैं, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होते हैं, हाइपोक्सिक कंडीशन होते हैं, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंड हेमोग्लोबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा जो उसका काज है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्मोक नहीं होता, तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आते हैं और हम विटामिन डी की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन द बॉडी डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर सिटीज़ में वो नहीं होता, स्मोक की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं होता और विटामिन डी डिफिशिएंसी यहाँ पर होंगे। येलो और ब्लैक कलर जिस तरह डायग्राम में देख सकते हैं सिटीज़ में होता है, और इससे क्या होता है? रिस्पायरेटरी एंड ब्रोंकियल रिलेटेड डेथ, या एस्थमा की अटैक ज़्यादा होंगी, सीओपीडी की अटैक ज़्यादा होंगी, ठीक है। और दूसरे जो लंग्स की फाइब्रोटिक डिजीज़ है या लंग्स की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, वो इसमें काज होते हैं, जिसकी वजह से डेथ होंगे। ग्रीन हाउस गैसेस,
ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारे पास गैसेस जो है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए एयर में मौजूद होता है और वो कंटिन्यूसली सनलाइट को एंट्रैप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैसेस जो है मौजूद हैं यहाँ पर, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये गैसेस मौजूद हैं, तो ये गैसेस जब एयर में लॉन्ग टाइम के लिए मौजूद होंगी तो ये कंटिन्यूसली सनलाइट से निकलने वाली जो एनर्जी है उसको एंट्रैप करेंगे, फोटोकेमिकल एनर्जी जो है वो एंट्रैप करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इट विल वार्म द प्लैनेट, जो एटमॉस्फेयर है उसको वार्म करेंगे। ठीक है, और जैसे उस पर फिर लाइट पड़ती है तो इट अपीयर अ गैसेस अ ग्लास एंड अ ग्रीन हाउस। ठीक है, जिस तरह ग्रीन हाउस में ग्लास का अपीयरेंस होता है तो इसी तरह ये गैसेस फिर अपीयर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल ऑफ कार्स, पावर प्लांट, हाउस एंड इंडस्ट्री। जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं। एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज आएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई सी लेवल, यानी फ्लडिंग की चांसेस भी ज़्यादा होगी। और वो एरिया जो कि बीच के नज़दीक होते हैं, साहिल के नज़दीक होते हैं, तो उसमें फिर डैमेज के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि जब सी का लेवल हाई हो जाता है तो वो एरियाज़ जो आइलैंड होते हैं या साहिली समंदर होता है तो उसको वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर है ये चूँकि वो हमने पढ़े हैं कि वो किस तरह ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो ग्रीन हाउस की वजह से फिर वो इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह वो ग्रीन हाउस में जो है ग्लास नज़र आते हैं, उसी तरह ये एटमॉस्फेयर में ये गैसेस जो है नज़र आते हैं। अब दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज़ द इंडोर पोल्यूशन, यानी घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप लोग देख लें, जो मॉडर्न घर हम बनाते हैं वो तो फुली इक्विप्ड होते हैं, आरामदेह होते हैं, लेकिन वो इंटरनली हमारे लिए वो प्लेजर होते हैं, हमारे लिए वो बेहतरीन किस्म की घर होते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट का हम नहीं सोचते कि ये जो घर हम बनाते हैं इसका एनवायरनमेंट पर कोई इफ़ेक्ट होगा कि नहीं। ठीक है, तो इन्हीं घरों की वजह से जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, मुख्तलिफ पोल्यूशन निकलते हैं और वो एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, पर्टिकुलरली द एयर, एंड काज द इंडोर एयर पोल्यूशन। या इसके अलावा घरों में हम कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे घर के अंदर माँ की जो एनवायरनमेंट है उसको भी पोल्यूट करते हैं, उसको भी गंदा करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टोबैको स्मोक अगर घर के अंदर हम करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम जलाते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक्स, रेडॉन, बायो एरोसोल्स। ठीक है, आगे टोबैको स्मोक भी डायरेक्टली ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक्स ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आगे ये रेडॉन और बायो एरोसोल को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसके स्मोकिंग बर्निंग की वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होते हैं इसका बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर्स में यूजुअली होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड कार्बन पार्टिकुलेट्स। तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो इफेक्ट बॉडी पर होता है। क्या इफ़ेक्ट होंगी? चांसेस ऑफ द लंग इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे क्योंकि वो एरिटेंट है। इसमें कुछ जो है वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर को कॉज करते हैं, लाइक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलर टोबैको में ये मौजूद होते हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एंड दैट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक, लंग कैंसर के लिए बड़ा ख़तरा है।
अब ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द वुड, डंग्स एंड चारकोल्स, जो घरों में हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कुकिंग, उससे ये निकलते हैं। कुकिंग, हीट एंड लाइट। रेडॉन क्या करते हैं? रेडॉन हमारे पास एक रेडियोएक्टिव गैस है जो कि यूरेनियम से पास आउट होते हैं। ये तो साइल में भी मौजूद होते हैं और हम घरों में भी जो मुख्तलिफ चीज़ें हम जलाते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब ये निकलते हैं घरों में, तो लोकली जो वहाँ पर लोग रहते हैं उन्हीं घरों में, जब वो इसको एक्सपोज हो जाते हैं तो वहाँ पर लंग कैंसर काज होते हैं। या वो लोग जो यूरेनियम माइनर्स होते हैं, यूरेनियम की जो कान है उसमें काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द रेडॉन। बायो एरोसोल क्या है? जो हम कांसते हैं या हम स्नीजिंग करते हैं या कपिंग करते हैं, तो इससे जो हमारे नोज़ से या हमारे मुंह से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो एयर निकलते हैं, ठीक है, जो कि इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है। सो दैट ड्रॉपलेट इज कॉल्ड बायो एरोसोल, क्योंकि ये हमारी लिविंग बॉडी से निकलते हैं, तो दैट इज देयरफॉर कॉल्ड बायो एरोसोल। अब अगर किसी को इन्फेक्शन है, ऑलरेडी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, और वो स्नीजिंग एंड कफिंग करे और बायो एरोसोल जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो इसी बायो एरोसोल में मुख्तलिफ माइक्रोबियल, पैथोजेनिक माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो दूसरे बंदे को भी इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक निमोनिया, कॉमन कोल्ड वगैरह वो काज करते हैं। इसके अलावा उसमें एलर्जेंस भी होते हैं। या अगर हम घरों में जो है जानवर पालते हैं, पेट जो पालते हैं, तो उससे भी एलर्जेंस वो स्नीजिंग एंड कफिंग से भी इन्फेक्शन होते हैं। या इसके अलावा जो उसके फुजलात होते हैं पेट्स के, तो इससे मुख्तलिफ एलर्जेंस जो है वो रेडिएट होते हैं, एवापोरेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डस्ट माइट्स जो होते हैं उससे भी मुख्तलिफ एलर्जेंस निकलते हैं। या घरों में अक्सर फंजाई जो है वो निकल आते हैं। सो ये मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो काज करते हैं, लाइक राइनाइटिस, आई इरिटेशन एंड इवन अस्थमा। सो दीज आर ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। बोथ इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन हमने डिस्कस की, और उसका जो पोल्यूटेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको भी हमने डिस्कस किया कि वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, सोर्स इसका क्या होते हैं, और बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।